हेलो एस्पिरेंट्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो रिसेंटली एक ब्रेन सर्जरी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है जो कि एपिलेप्सी ट्रीटमेंट में हेल्प करती है। एपिलेप्सी बेसिकली सीजर होता है जो लोगों को आता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। हम देखेंगे क्यों न्यूज़ में है, एपिलेप्सी किसे कहा जाता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। अब यहाँ पर जो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन है, इस ये जो इम्प्लांट का है, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है इस एपिलेप्सी पर। देन यहाँ डिवाइस मैकेनिज्म देखेंगे कि न्यूरो स्टिमुलेटर किसे कहते हैं, अलग अलग टाइप के ब्रेन इम्प्लांट्स क्या होते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रीलिम्स एंड द मेंस के। बिफोर स्टार्टिंग, जो हमारा कल का वीडियो है, इससे प्रीवियस जो वीडियो है, वहाँ पर ये क्वेश्चन आया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, जब एजुकेशन का डिबेट यहाँ पे चल रहा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। नेक्स्ट, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। सो क्यों न्यूज़ में है, रिसेंटली यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम में एक टीनेजर था, वो पहला पर्सन ऐसा बन चुका है जिसको ब्रेन का इम्प्लांटमेंट डिवाइस दिया गया है, एंड यहाँ पर एपिलेप्टिक सीजर को ट्रीट करने के लिए। अब यहाँ पर देखा गया कि जो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन था, इससे लगभग लगभग 80% जो उसको डे टाइम में सीजर आते थे, उनमें यहाँ पर कमी देखी जा रही है। अब जो सबसे पहले जो प्रश्न उठकर आता है वो है कि एपिलेप्सी क्या होता है, पहले ये समझना होता है। तो एपिलेप्सी एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसमें बार बार लोगों को सीजर आता है, जिस जो जहाँ पे जर्किंग मूवमेंट्स देखने को मिलती है, टेम्परेरी कंफ्यूजन होगा, स्टेरिंग स्पेल्स होते हैं, या मसल जो है स्टिफ हो जाती है, व्यक्ति बेहोश होकर गिर जाता है अचानक से। तो यहाँ एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है ब्रेन की, जो इसको ये कॉज करती है। अगर इसके इम्पैक्ट की यहाँ पर बात की जाए तो लगभग लगभग 50% यहाँ पे जो केसेस थे, यहाँ पे कोई भी आइडेंटिफाइबल कॉज नहीं फाउंड हुआ था। लेकिन पोटेंशियल कॉजेज में जैसे हेड ट्रॉमा है, या ब्रेन ट्यूमर है, इन्फेक्शन है, जेनेटिक्स की कोई प्रॉब्लम है, एपिलेप्सी जो है ये एक्सीडेंट्स के इंक्रीज बढ़ा सकती है। अचानक से कोई कार चला रहा है, अगर एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है तो एक्सीडेंट का रिस्क हो जाएगा। कोई स्विमिंग कर रहा है तो वो डूब भी सकता है, वो गिर सकता है, चोट लग सकती है बहुत गहरी। सो ये 3 से 11% पर 1000 लोगों को भारत में इफेक्ट करता है। एंड 30% जो पेशेंट्स होते हैं वो इसके रेजिस्टेंस बेसिकली रेजिस्टेंट हो जाते हैं। जितने भी एग्जिस्टेंट ट्रीटमेंट होते हैं तो उनको इस ट्रीटमेंट का फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, अब कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स की बात करेंगे। जो पहला फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है एपिलेप्सी के लिए, एंटी सीजर मेडिकेशंस दिए जाते हैं। वाइल बाकी ऑप्शंस में जैसे कीटोजेनिक डाइट है, सर्जरी है, या कॉर्पस कैलोसोटोमी है। हाउएवर एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो पेशेंट्स का है, ये आज भी स्ट्रगल करता है ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट एपिलेप्सी के लिए। तो यहाँ पर ये हाईलाइट करता है कि इनोवेटिव सॉल्यूशंस हों। सो इसी ये कुछ चीज़ें हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं। अगर हम इसमें आगे बात करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, तो ट्रीटमेंट में यहाँ पर एंटी सीजर मेडिकेशंस यहाँ पर दिए जाते हैं। एंटी सीजर मेडिकेशंस दिए जाते हैं। इसके अलावा कीटोजेनिक डाइट्स हमने देखा, यहाँ पे एक हाई फैट लो कार्बोहाइड्रेट डाइट भी दी जाती है। यहाँ पर सर्जरी हो सकती है कि ब्रेन का कुछ एक पार्ट जो है उसको रिमूव करके निकाल दिया जाए। नेक्स्ट, यहाँ पर कॉर्पस कैलोसोटोमी की जो हमने बात की थी, ये सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें कॉर्पस कैलोसम जो एक पार्ट होता है ब्रेन का, जो दोनों हाफ्स को यहाँ पर कनेक्ट करता है बीच में, उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो इससे बेसिकली जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो इधर से उधर ट्रेवल होते हैं वो नहीं हो पाते, एक ब्रेन से दूसरे ब्रेन में आसानी से चला जाता है। तो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज नहीं होंगे, सीजर कॉज नहीं होंगे। ये यहाँ पर एक चीज होती है इसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड। अब क्वेश्चन उठता है कि डीप ब्रेन स्टिमुलेशन किसे कहा जाता है। तो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन या डीबीएस, इसमें एक मेडिकल डिवाइस को बेसिकली इम्प्लांट कर दिया जाता है। यहाँ पर एक मेडिकल डिवाइस को यहाँ इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो इसमें इलेक्ट्रोड्स होती हैं जो माइल्ड इलेक्ट्रिकल करंट्स देती रहती हैं एक स्पेसिफिक रीजन्स को ब्रेन के, जो सीजर से लिंक्ड है। यहाँ पेशेंट्स के लिए, इसको जिनको मेडिकेशन रेजिस्टेंट एपिलेप्सी है उनके लिए ये देखा जाता है जहाँ ट्रेडिशनल मेडिसिन ने काम करना कम कर दिया है, या वो कंट्रोल नहीं कर सकते सीजर को फर्दर। सर्जरी के अनलाइक जो ब्रेन को रिमूव, ब्रेन टिश्यू को रिमूव करती है, जो डीबीएस है, ये एक टारगेटेड अप्रोच यहाँ देखने को मिलती है जहाँ पोटेंशियली फ्यूअर साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब यहाँ डिवाइस मैकेनिज्म की बात करेंगे कि ये डिवाइस कैसे वर्क करता है। सो इम्प्लांटेशन जो है ये 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक डिवाइस होता है, 0.6 सेंटीमीटर थिक इम्प्लांट होता है। इसको स्कल में बेस्ड कर दिया जाता है, स्क्रू से टाइट कर दिया जाता है, और इलेक्ट्रोड जो इसमें इंसर्ट होते हैं ये थैलेमस तक पहुंचते हैं। थैलेमस बेसिकली पीछे होता है, एंड थैलेमस एक स्टेशन होता है जहाँ पे मोटर और सेंसरी इंफॉर्मेशन
दी जाती है। यहाँ पर पेशेंट जैसे ही सर्जरी से रिकवर करता है, डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया जाता है, कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस दिए जाते हैं ब्रेन को ब्लॉक करने के लिए जो एबनॉर्मल सीजर कॉजिंग सिग्नल्स थे उनको। तो ये जो डिवाइस है ये वायरलेसली भी इसको वापस से रिचार्ज किया जा सकता है। यहाँ पर जो डीबीएस है इसने देखा कि बहुत सीजर फ्रिक्वेंसी में यहाँ रिडक्शन हुआ, बाय अराउंड 40% कुछ पेशेंट्स में हुआ। एक वायबल अल्टरनेटिव है उनके लिए जिनको एपिलेप्सी ओरिजिनेटिंग है अलग अलग ब्रेन रीजन से, वाइल ट्रेडिशनल सर्जिकल इंटरवेंशन जो हैं ये डिफिकल्ट हो सकते हैं या थोड़े इम्प्रैक्टिकल हो सकते हैं। अब एडवांटेजेस और लिमिटेशंस क्या हैं इसके, तो अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं, सबसे पहला जो एडवांटेज है वो इफेक्टिव सीजर कंट्रोल यहाँ पे देता है। ये जो है सीजर फ्रीक्वेंसी लगभग 40% यहाँ पर कम हो जाती है, कुछ पेशेंट 40% कुछ पेशेंट्स में हो जाती है, एंड जो उस बच्चे में देखा गया वो लगभग 80% की थी। ये अल्टरनेटिव है कॉम्प्लेक्स एपिलेप्सी में। यहाँ पर ये एक वायबल अल्टरनेटिव देता है। जो एपिलेप्सी ओरिजिनेट होती है मल्टीपल ब्रेन रीजन से, यहाँ पर उसके लिए एक वायबल चीज़ देता है जहाँ सर्जरी डिफिकल्ट होती है, इम्प्रैक्टिकल होती है। जब अलग अलग रीजन से ही यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है ब्रेन के, तो सर्जरी इम्प्रैक्टिकल होती है कि हम सारे रीजन्स को नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट जो एपिलेप्सी है, जो ऐसे केसेस होते हैं जहाँ ट्रीटमेंट नहीं होता, तो इसके लिए एक वैल्यूएबल ऑप्शन है। जो ट्रेडिशनल इंटरवेंशंस हैं जो वर्क नहीं कर रहे हैं, तो वो फेल हो चुके हैं, दे हैव फेल्ड टू अचीव एडिक्वेट सीजर कंट्रोल। अब यहाँ कुछ इसके लिमिटेशंस भी हैं कि सी इट इज़ नॉट आ गारंटी कि इसको लगाने के बाद जो है वो सीजर कंट्रोल हो ही जाएंगे। सो इट इज़ नॉट अ गारंटीड कंट्रोल। यहाँ पर इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, लगभग 17 लाख रुपए की इसकी कॉस्ट आती है। नेक्स्ट यहाँ पर इसका जो सक्सेस रेट है वो लोअर है कंपेयर टू वेल एस्टैब्लिश जो सर्जिकल अप्रोचेज हैं। ब्रेन सर्जरी से सीजर को लगभग 90% कम किया जा सकता है अगर वो सेम जगह है, मल्टीपल जगह नहीं है। तो ये यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। अब क्वेश्चन एक और उठ के आता है कि बाकी ब्रेन इम्प्लांट की कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जो यहाँ यूज़ होती हैं। तो सबसे पहला जो है वो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन है। यहाँ पर इसका फंक्शन है कि ये ट्रीट करता है मूवमेंट, जैसे जो पार्किंसन डिजीज है, यहाँ पे डिस्टोनिया है, यहाँ पे एसेंशियल ट्रेमोर होता है। सो यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स को इम्प्लांट किया जाता है स्पेसिफिक ब्रेन रीजन्स में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस डिलीवर करने के लिए, मॉड्यूलेट करने के लिए न्यूरो एक्टिविटी को। कॉक्लियर इम्प्लांट्स होते हैं ऐसे लोगों के लिए, ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए जिनकी हियरिंग को वापस से रिस्टोर करने की बात होती है। तो यहाँ पे हियरिंग लॉस होता है, जो इम्प्लांट जो इलेक्ट्रोड्स होती हैं उनको इम्प्लांट करने के लिए, तो ये कॉक्सलिया में होता है। ये ऑडिटरी नर्व फाइबर्स को भी यहाँ पर स्टिमुलेट करता है। जो साउंड को रिस्पॉन्ड करते हैं रेटिनल इम्प्लांट्स होते हैं, ये कुछ इंडिविजुअल्स के लिए जो विजन है उसको रिस्टोर करने के लिए होते हैं। कुछ सर्टेन टाइप ऑफ ऐसी ब्लाइंडनेस होती है जिसमें इलेक्ट्रोड एरेज को लगा करके रेटिना को स्टिमुलेट किया जा सकता है। रेटिना बेसिकली होता है आपका जो आई बॉल होता है, यहाँ पर से आपकी लाइट जाती है और ये लाइट पीछे जाके जहाँ इमेज बनाती है, दिस इज योर रेटिना। तो इस रेटिनल वॉल पर यहाँ इम्प्लांट्स किए जा सकते हैं। ब्रेन मशीन इंटरफेसेस यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं। सो अब ब्रेन मशीन इंटरफेसेस में बेसिकली ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन देते हैं ब्रेन और एक्सटर्नल डिवाइस के बीच में, जैसे प्रोस्थेटिक लिम्स है या जैसे जो प्रोस्थेटिक कंप्यूटर्स यहाँ पर हम लगाते हैं। तो प्रोस्थेटिक लिम्स वगैरह जो होती हैं ये इलेक्ट्रोड्स ब्रेन एक्टिविटी को रिकॉर्ड करती हैं। अब यहाँ एक एल्गोरिदम से इनको इंटरप्रेट किया जाता है एक्सटर्नल डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए। तो ये अदर इम्प्लांट्स है जो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आगे फ्यूचर क्या हो सकता है ब्रेन इम्प्लांट टेक्नोलॉजी का, तो जैसे ब्रेन इम्प्लांट टेक्नोलॉजी कंटिन्यू कर रही है, इवॉल्व हो रही है, तो पोटेंशियल एप्लीकेशंस ये कहते हैं कि ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बियॉन्ड भी हम इसको लेके जा सकते हैं। नई पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जैसे न्यूरल एनहेंसमेंट हो सकता है, सेंसरी रिस्टोरेशन हो सकता है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस हो सकते हैं, उसमें एआई इंटीग्रेट की जा सकती है। देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच कैन बी डन नाउ। अब यहाँ पर प्रिसीशन इंप्रूव हो सकता है मटेरियल्स में, जो सर्जिकल टेक्निक्स हैं, यहाँ जैसे हम सेमीकंडक्टर का इसमें जो यूज़ करते हैं, यहाँ पर जो कंप्यूटेशनल पावर है ये ज़्यादा प्रेसाइज, ज़्यादा टारगेटेड ब्रेन इम्प्लांट्स हम दे पाएंगे। सो इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी, रिस्क कम हो जाएगा, साइड इफेक्ट्स कम हो जाएंगे, यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। जो ऑनगोइंग रिसर्च या डेवलपमेंट है, खास करके जो कॉस्ट या पैसे से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ब्रेन इम्प्लांट में, ये यहाँ पर कम हो सकती हैं, ज़्यादा एक्सेसिबल हो सकता है, ज़्यादा वाइड ऑफ रेंज ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल क्या है, इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ इंप्रूव हो जाती है, यहाँ पे सीजर फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, सिविरिटी कम हो जाएगी। पोटेंशियल है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पे जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, जो खास करके ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट एपिलेप्सी जिन लोगों को होता है या जिनको मल्टीपल ब्रेन पार्ट्स ढंग से वर्क नहीं करते हैं, उसकी वजह से सीजर होता है। तो इससे डेली एक्टिविटीज़ वो कर सकते हैं, एक ग्रेटर कॉन्फिडेंस आएगा, एक इंडिपेंडेंस आएगी, रिस्क रिड्यूस हो जाते हैं।
यहाँ पर डीबीएस एक मोर टारगेटेड अप्रोच देता है, यहाँ पर सर्जिकल इंटरवेंशन जो सीधा ब्रेन टिश्यू को ही हटा देते थे उसमें एक टारगेटेड अप्रोच देता है। फ्यूचर के लिए ये जो टीनेजर का केस है यूके का, ये होप है आने वाले फ्यूचर के और लोगों के लिए। तो ये फ्यूचर रिसर्च को इंस्पायर करेगा, डेवलपमेंट देगा, खास करके ट्रांसफॉर्मेटिव फील्ड में मेडिकल टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ। तो ये इस टाइप से ही यू कैन सी, यहाँ पे इसका एक डायग्राम है कि इसको किस टाइप से यहाँ पर इम्प्लांट किया जाता है स्क्रूज से। नेक्स्ट यहाँ पे एपिलेप्सी भारत में अगर हम बात करेंगे तो इंडिया में हर 3 से 11 पर 1000 लोगों को एपिलेप्सी होता है एंड अबाउट 30% जो पेशेंट्स होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं ट्रीटमेंट से। और इसको बहुत कॉमन मान लिया जाता है, जनरली जिसको सीजर आता है उसको लोग घर में भी छोड़ देते हैं कि कोई बात नहीं, इट्स आर नॉर्मल सीजर, बट इट शुड नॉट बी लाइक दिस। सो ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जो है ये एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देती है इंडिविजुअल्स पे, ये इंक्रीज करती है एक्सीडेंट के रिस्क को, ड्राउनिंग को। बैरियर है ट्रीटमेंट को लेकर के, जैसे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर या एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शंस ये जो है लिमिटेड है, पर्टिकुलरली गांव के इलाकों में, अनरिजर्व्ड एरियाज में, जो आदिवासी इलाके हैं उनमें। तो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जैसे कल्चरल स्टिग्मा है, लैक ऑफ अवेयरनेस है लोगों को कि ये जो चैलेंजेस वो इंडिविजुअल खुद फेस कर रहा है एपिलेप्सी में, उसके ऊपर क्या बीतती है। नेक्स्ट यहाँ एफर्ट्स इंप्रूव करने के लिए एपिलेप्सी केयर को इंडिया में इनका फोकस होना चाहिए, यहाँ पर एक्सेस को इंक्रीज करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल सर्विसेज हो, पब्लिक अवेयरनेस हो, यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रिसर्च डेवलपमेंट में ताकि इसकी कॉस्ट को कम किया जा सके और बाकी लोग भी इसका यूज कर सकें। यहाँ पर एथिकल कंसिडरेशंस भी आते हैं जैसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यहाँ पेशेंट फुल्ली अंडरस्टैंड करता हो रिस्क को, बेनिफिट्स को, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस की ब्रेन इम्प्लांट के क्या हो सकते हैं। यहाँ पे टेक्नोलॉजीज के प्रोफाउंड इम्पैक्ट्स हो सकते हैं इंडिविजुअल के कॉग्निटिव, इमोशनल या बिहेवियरल फंक्शंस पर भी यहाँ पर चीज़ें चेंज हो सकती हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो कहीं और भी जा सकते हैं। सो देयर आर मेनी थिंग्स। ब्रेन इम्प्लांट्स जो कैपेबल हैं रिकॉर्डिंग करने के, ट्रांसमिट करने के लिए न्यूरल डेटा ही ऐसा कर सकते हैं। अब कंसर्न उठता है कि क्या सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन ये मिसयूज नहीं हो सकती या इसका अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं हो सकता इस डेटा का। अब जैसे ब्रेन इम्प्लांट टेक्नोलॉजी होती है ये एक्सपेंसिव हो सकती है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि इस इशू को एड्रेस किया जाए ताकि ये जो ट्रीटमेंट है ये सारे इंडिविजुअल्स को आसानी से दिए जा सके, उनका बेनिफिट हो सके रिगार्डलेस उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। यहाँ पर फ्यूचर की अगर हम बात करेंगे तो एडवांसिंग एपिलेप्सी ट्रीटमेंट है, ये जो सक्सेस है ये जो यूके के टीनेजर में हुआ, ये एक एडवांसमेंट दिखाता है, आने वाले फ्यूचर के लिए होप है, पॉसिबिलिटीज ये यहाँ पर एक्सपैंड करता है न्यूरल डिसऑर्डर्स की, न्यू फ्रंटियर्स देता है जैसे न्यूरल एनहेंसमेंट, सेंसरी रिस्टोरेशन, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस में। यहाँ पर एथिकल चैलेंजेस भी यहाँ पे जैसे एडवांसमेंट होता चला जाएगा, इमेंस प्रॉमिस है। यहाँ क्रूशल भी है एथिकल कंसिडरेशंस को लेना, जैसे कंसेंट है, प्राइवेसी है, यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मेटिव इनोवेशंस डेवलप है या डिप्लॉयड है तो रेस्पॉन्सिबली इक्विटेबली इनको रखना चाहिए। नाउ वी हैव टुडेस फिल्म स्पेटिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज डीप ब्रेन स्टिमुलेशन इज अ recent used medical intervention for epilepsy with reference to the passage which of the statements is are correct. So DBS is a first line treatment for epilepsy and involves removing a portion of the brain. B. DBS is a pacemaker like device implanted in the skull to deliver electrical impulses to specific brain regions. DBS is a guaranteed cure for epilepsy and eliminates the need for medication. DBS is only suitable for treating epilepsy in children. So you can type the answer in the comment section. I hope you all can easily answer it now. Then I'll let you know if it's correct or not. Then we have today's main practice question. The question says a recent medical breakthrough involving deep brain stimulation has rekindled hope for the patients with epilepsy. Discuss the limitations for conventional epilepsy treatments and critically evaluate the potential of DBS as a therapeutic approach. Suggest additional strategies for comprehensive epilepsy management. So this was all about today's video and session. Hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.